नमस्कार, माय नेम इज़ कृष्ण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू शिवराज आईएएस। तो जैसे पहले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उसके पीछे की क्या प्रोसेस रही है वो चीज़ इसमें देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, कौन बनाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, सबसे पहले इसका आइडिया दिया किसने था, ये दिया था एम.एन. रॉय ने 1934 में। तो एम.एन. रॉय कौन थे, वो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के फाउंडर थे। इंडिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वो एम.एन. रॉय के अंडर में ही हुआ था। तो 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कांग्रेस ने भी फर्स्ट टाइम जो डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, दैट वाज इन 1935। 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं दैट अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसके लिए जो असेंबली होगी उसके इलेक्शन होने चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। लोगों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए जिससे कि वो लोग अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उन मेंबर्स का इलेक्शन कर सकें। अब 1940 में क्या होता है, अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर में फॉर द फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1940 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 1942 में भी जो क्रिप्स मिशन आता है, जो कि मेंबर थे ब्रिटिश कैबिनेट के, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया एक अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकता है आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन जो ये प्रपोजल था दिस वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर 1946 में। ये जो असेंबली बनती है इसके ये बननी थी, इट वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाना था और कुछ का इलेक्शन होना था। इसमें जो टोटल स्ट्रेंथ अप्रूव हुई थी वो थी 389 मेंबर्स की। 389 मेंबर्स वर टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। इसमें से 296 जो थे दे वर टू बी फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस, और उसके अलावा 93 जो मेंबर्स थे दे वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। इन 296 मेंबर्स में से ये जो 296 मेंबर्स टू बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस में 4 ऐसी भी थी जो कि चीफ कमिश्नर्स के द्वारा गवर्न की जाती थी, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी। तो 4 मेंबर्स वर टू बी फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। वो कौन सी थी चीफ, ये जो कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी, इनको याद करने के लिए आप याद रखिए ABCD। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ये 4 जो हैं वो थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स आए थे, 4 मेंबर्स एटलीस्ट। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके जो मेंबर्स थे दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑन ए लिमिटेड फ्रेंचाइजी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। किसने इसके मेंबर सेलेक्ट करे थे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी। जैसे आज के टाइम पे MLAs होते हैं ना, ऐसे ही उस टाइम पे प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनके मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। द असेंबली रिप्रेजेंटेड ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इलेक्शंस बेशक में इनडायरेक्ट हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो रिप्रेजेंटेशन था ना वो हर किसी सेक्शन को इसमें मिला था, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख्स हों, SC STs हों, वुमेन हों या फिर कोई और कम्युनिटीज़ हों, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन इसमें मिला था। तो ये इसकी कुछ खास बातें थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, 9 दिसंबर 1946 को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है। मुस्लिम लीग इसको बॉयकॉट करती है एंड सच्चिदानंद सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द टेम्पररी प्रेजिडेंट, ठीक है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली, और HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज वाइस प्रेजिडेंट्स ऑफ द असेंबली।
13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा हमारी गवर्नेंस का, कौन से प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम काम करेंगे, ये सब इसमें दिया गया था। यही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बेसिस पे बाद में बनता है प्रियम्बल। प्रियम्बल वॉज गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इटसेल्फ। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जो है दैट वाज अडॉप्टेड। 3 जून 1947 को क्या होता है, माउंटबेटन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें पार्टीशन के बारे में बताया गया था कि पार्टीशन कैसे होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। इससे क्या होता है, जो असेंबली है, असेंबली बिकेम ए फुली सोवरेन बॉडी एंड ऑल्सो ए लेजिस्लेटिव बॉडी फंक्शनिंग एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो जो असेंबली थी ना, असेंबली ही हमारा फर्स्ट पार्लियामेंट भी बन जाता है जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। अब इसके 2 काम थे इसी असेंबली के पहला क्या था, एक तो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा था लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम करना। तो जब इसका काम था ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तब तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब ये काम करती थी ऐसे लेजिस्लेटिव बॉडी, देन इट वॉज चेयर्ड बाई जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर कौन थे, ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या करती है, इट रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, इसके मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। अब जो फंक्शंस हैं उसमें पहला क्या करती है, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। अच्छा, सबसे पहले ये काम करती है नेशनल फ्लैग का अडॉप्शन। ये इंडिपेंडेंस से पहले ही कर लेती है, क्योंकि 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंट होना था, तो कोई एक ऐसा सिंबल हमें चुनना था जिसके बेसिस पे हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकें। तो नेशनल फ्लैग क्या किया, इसलिए इंडिपेंडेंस से पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद जो सेकंड काम करती है वो होता है रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप। थर्ड होता है अडॉप्टेड द नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड इलेक्शन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो तीनों काम होते हैं ये एक ही डे पे होते हैं, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इसमें क्या था, इट कंटेन्ड ए प्रियम्बल, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे उस टाइम पे। अब यही कितने हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, इसमें 12 शेड्यूल हो गए हैं टोटल, और आर्टिकल्स तो ऑलमोस्ट 448 के आसपास हैं। पार्ट्स भी 25 पार्ट्स हैं, और प्रियम्बल के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं। सो दिस इज़ द प्रेजेंट स्टेटस। जो प्रियम्बल था दैट वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, प्रियम्बल उसके बाद बनाया गया था। सम प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। ये जो प्रोविजंस थे ये 26 नवंबर 1949 को ही अप्लाई हो गए थे एंड फोर्स में आ गए थे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जैन 1950 को। अच्छा, इसमें कुछ मेजर कमेटीज़ बनती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उनके नाम क्या थे, एक तो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट वाज सेट अप ऑन अगस्त 29, 1947। इसके मेंबर्स कौन थे, 7 मेंबर्स थे इसमें। B.R. अम्बेडकर वॉज चेयरमैन, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, T.T. कृष्णमाचारी। N. माधवराव जो थे उन्होंने रिप्लेस किया था B.L. मित्तर को, तो इसको याद रखना है, माधव से मित्तर, M को रिप्लेस किया था M ने। कृष्णमाचारी रिप्लेस्ड D.P. खेतान, यहाँ पे भी K को रिप्लेस किया था K ने। कृष्णमाचारी वॉज रिप्लेस्ड बाई D.P. खेतान। ठीक है, कुछ और कमेटीज़ बनती हैं। उसमें एक कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, उसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद।
यूनियन पावर्स कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे सरदार पटेल, स्टेट्स कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कि स्टेट्स कमेटी का कई बार लोग सरदार पटेल समझ लेते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि सरदार पटेल जो थे वो थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। याद कैसे रखेंगे? पी से प्रोविंशियल, पी से पटेल, ठीक है। तो स्टेट्स कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू और प्रोविंशियल के थे पटेल। अब इसमें से कुछ फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या हैं? सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, दैट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर टोटल एक तो प्रियम्बल है, ठीक है। आर्टिकल्स जैसे मैंने बताया 395 हैं, 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, जो कि बढ़ के और ज़्यादा ही हो गए हैं, ठीक है। तो फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज से लिया गया है। मल्टीपल कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके उसमें से जो बेस्ट प्रोविजंस थे दे वर टेकन। तो और मेजॉरिटी ऑफ द जो सेक्शंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? विच रिक्वायर्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। स्पेशल प्रोसीजर मतलब कह सकते हैं आप स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड है। और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल क्या होता है? विच कैन बी अमेंडेड लाइक ऑर्डिनरी लॉज, सिंपल मेजोरिटी से जिसको अमेंड किया जा सकता है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ ए मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का मिक्सचर है, ना तो प्योरली रिजिड है और ना ही प्योरली फ्लेक्सिबल है। दोनों चीज़ें इसमें, दोनों प्रोविजंस को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। हमारा जो सिस्टम है वो फेडरल इन नेचर है। फेडरल मतलब शेयरिंग ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, लेकिन यूनिटरी बाइसनेस भी है, मतलब सेंटर की तरफ झुकाव जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। और जो हमारा आर्टिकल 1 है ना, ये भी जो डिफाइन करता है इंडिया को, इट डिफाइंस इंडिया ऐसे यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन के रूप में डिफाइन करता है, ना कि फेडरेशन के रूप में, ठीक है। अब इसमें फेडरल फीचर्स क्या क्या हैं? फेडरल फीचर्स हैं, 2 गवर्नमेंट बनती हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स है, स्टेट कुछ लिस्ट बनाई गई हैं, जैसे स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके थ्रू डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रिटन फॉर्म में है। जब रिटन होता है कोई रूल्स अगर रिटन में है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमारा फेडरल फीचर्स इसमें क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसके अलावा नेक्स्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना दैट इज़ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ पे। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी किसी के दबाव में काम नहीं करती है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड बाईकैमरलिज्म है हमारे यहाँ पे। स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक राज्यसभा है और लोकसभा है, दो हाउसेज में हमारा जो पार्लियामेंट है दैट इज़ डिवाइडेड। यूनिटरी फीचर्स क्या हैं? यूनिटरी फीचर्स हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल है, पूरे चाहे वो स्टेट्स हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के बेसिस पे दोनों को गवर्न करना होता है। सिटीजनशिप का क्राइटेरिया क्या है? सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, इंडियन सिटीजनशिप। आपको सिटीजनशिप अपने स्टेट के बेसिस पे नहीं मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं हरियाणा का सिटीजन हूँ या फिर मैं पंजाब का सिटीजन हूँ, आप कहोगे इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। और क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, तो ये क्या है? एक यूनिटरी फीचर है। इससे क्या बनता है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कुछ चेंजेस कर सकती है। ऐसे ही जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, ठीक है। जैसे कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर उसके बाद लोकल कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होते हैं, ये इंटीग्रेटेड है। कोई अलग से स्टेट्स के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट्स का सिस्टम अलग है और लोकल लेवल पे अलग है, ऐसा नहीं है। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। जो लोकल कोर्ट्स के डिसीजन है उनको चैलेंज किया जा सकता है इन हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऐसे ही जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं ना, उनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक यूनिटरी फीचर में आता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एमरजेंसी प्रोविजंस। ऑल इंडिया सर्विसेज जो IAS IPS जो सर्विसेज हैं, ये भी एक यूनिटरी फीचर है। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाती है, तो ये भी किस में कंसिडर किया जाता है? यूनिटरी फीचर्स में। ऐसे ही एमरजेंसी प्रोविजंस, किसी भी टाइम पे कोई जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट एमरजेंसी लगा सकती है।
सो दिस इज ऑल्सो ए यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट फीचर क्या है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का टाइप है दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम फॉलो करते हैं। इसमें पार्लियामेंट में कुछ मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जाता है, मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजा जाता है, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल एंड इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, और ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट इसमें मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। जो इंडियन सिस्टम है दैट इज़ बेस्ड ऑन ब्रिटिश पैटर्न, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। इंडियन पार्लियामेंट जो है ना दैट इज़ नॉट सोवरेन लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने आप में ही एक सोवरेन बॉडी है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट उस हिसाब से सोवरेन नहीं है, ठीक है। इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड जिसको बोलते हैं रिपब्लिक। इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका इलेक्शन होता है, बेशक वो इनडायरेक्ट होता है लेकिन फिर भी इलेक्टेड होता है। वो कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है जैसे कि यूके में होती है। तो हेरिडिटरी अगर स्टेट ऑफ हेड होगा तो उसको बोलते हैं मोनार्की, और अगर इलेक्टेड हेड होगा तो होता है रिपब्लिक। तो हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो इन दो तरीके से अलग है ब्रिटिश पैटर्न से। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे यहाँ पे क्या है ना, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी किस सेंस में है कि हम मतलब लॉज फ्रेम कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, कुछ भी कोई इंडिपेंडेंट कोई भी आपको लॉ फ्रेम करना है तो पार्लियामेंट उसका डिसीजन ले सकता है, ठीक है। ए प्रिंसिपल फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्योंकि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को ही फॉलो करता है तो उसका भी एक प्रोविज़न हमारे अंदर है, हमारे यहाँ पे है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी चीज़ के ऊपर कानून बना सकता है। सेकेंड है जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी विच इज़ टेकन फ्रॉम द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। कैसे है जुडिशियल सुप्रीमेसी? इसके पास पावर्स हैं जुडिशियल रिव्यू की। किसी भी लॉ को जुडिशरी रिव्यू कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या फॉलो करता है, ये सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। मतलब लोकल कोर्ट सबसे नीचे आते हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, और वो उसके साथ ही क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो किसी के दबाव में काम नहीं करता है, अपने आप में ही एक अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, ठीक है। तो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज दोनों के लिए एक ही सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, ठीक है। अनलाइक द यूएसए वेयर फेडरल एंड स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द सेपरेट जुडिशरीज, ठीक है। वहाँ पे स्टेट लॉज के लिए अलग से कोर्ट्स होते हैं और फेडरल लॉज के लिए अलग से कोर्ट्स होते हैं। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। डिस्पाइट बीइंग ए फेडरल सिस्टम, इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ओनली वन सिटीजनशिप, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। दिस इज अनलाइक कंट्रीज लाइक द यूएसए। यूएसए में क्या होता है, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, जहाँ पे फेडरल लेवल पे अलग सिटीजनशिप होती है, स्टेट लेवल पे अलग होती है, ठीक है। आप यूएसए के भी सिटीजन हैं और आप अगर लेट्स से आप न्यूयॉर्क से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की भी आपकी सिटीजनशिप मिलती है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उनका एम क्या है, दे एम एट प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा क्या दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इनका एम क्या है, दे एम एट प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इनको डिटेल में हम अगले चैप्टर्स में करेंगे, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज को। तो अभी इसको हम पढ़ रहे हैं ऐसे फीचर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एंड डीपीएसपीज भी दिए गए हैं टू प्रमोट आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसके अलावा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हैं। हालांकि इन्हें ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। किसके बेसिस पे, ये था स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उनके बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है। वैसे ही हमारा जो फीचर है नेक्स्ट वो क्या है, इंडियन स्टेट इज ए सेक्युलर स्टेट। इंडिया क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। इट वॉज ऑल्सो एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी का मतलब आपने सुना होगा क्या होता है,
जैसे कहते हैं ना कि मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ली या फिर किसी स्कूल की फ्रेंचाइजी ले ली, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का यहाँ पे होगा पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक होता है राइट टू वोट, ठीक है, आप वोट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दूसरा है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, जब हम कहते हैं राइट टू वोट तो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। लेकिन जब बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसमें इंक्लूड दोनों होते हैं, राइट टू वोट भी और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस भी, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट्स में जो एडल्ट्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसका जो मीनिंग है दैट कीप्स ऑन वेरिंग, वो लॉ के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पहले क्या थी, 21 ईयर्स एज, 21 ईयर्स से जो अबव एज थे उनको एडल्ट्स माना जाता था। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हो गया, 18 ईयर्स वॉज द एज लिमिट जिसमें आप एडल्ट कंसिडर किए जाएंगे फॉर द राइट टू वोट, अपना सफरेज को, अपना राइट टू सफरेज जो होता है, राइट टू वोट जो होता है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। लेकिन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस में क्या यूनिवर्सल एडल्ट्स की एज सेम है, नहीं, उसमें भी जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। लोकसभा के लिए जैसे कि 25 ईयर्स ऑफ एज है, राज्यसभा के लिए ये 30 ईयर्स ऑफ एज है, और लोकल बॉडी जो होती है उसके इलेक्शंस के लिए 21 ईयर्स इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट्स। तो जो इस एज लिमिट को फॉलो करते हैं, इस एज लिमिट में फॉल करते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर दीज बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी दी गई हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शंस होंगे, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट कमीशन ही तो करवा सकता है। तो इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन स्पेशली दिया गया है, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि, तो वो अपने डिसीजंस खुद लेता है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो काम करता है, ठीक है। उसी तरह से है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग होता है, और एक यूपीएससी होती है, ठीक है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनमें, उनके लिए जो मेंबर्स होते हैं उनको, उनका सिलेक्शन करती है यूपीएससी, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था टू सेफ गार्ड सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अब ऐसा भी हो सकता है ना, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए जब इंडिया के ऊपर किसी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। जैसे चाइना वॉर हुआ था, पाकिस्तान के साथ वॉर्स हुए थे, तो इस ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमारी जो सोवरेनिटी होती है वो खतरे में आ जाती है, हमारी इंटीग्रिटी खतरे में आ जाती है ना, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज अंडर डेंजर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इमरजेंसी लगाने के भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, जिससे कि हमारी यूनिटी बनी रहे, ठीक है। और नेक्स्ट फीचर क्या है, हम एक थ्री टायर गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है इसमें। पहली कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है दैट वर आइडेंटिफाइड बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। 73rd से पंचायत के लिए था और 74th से म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए, म्यूनिसिपल बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था ऐसे लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है ना, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। इसमें कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं, फेडरल स्कीम, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर्स होगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में दिया गया था, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर होना चाहिए एक स्टेट में, दिस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ऐसे ही जुडिशरी का कंसेप्ट, पब्लिक सर्विस कमीशंस का कंसेप्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये वही है फेडरल स्कीम वाला। तो ये सब प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ना, दे आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ बनाने का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। सिटीजनशिप जो है वो सिंगल होगी हमारे यहाँ पे, वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेरोगेटिव रिट्स, कुछ प्रेरोगेटिव रिट्स होती हैं जो जैसे हैबियस कॉर्पस, आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा मैं, तो ये सब कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से।
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं कुछ, दे आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम ब्रिटिश। एंड बाईकैमरलिज्म, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दो तरह के हाउसेज होते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश से क्या लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, नॉमिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नॉमिनेशन लिया गया है आयरिश से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है ये कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। हम एक फेडरल प्रोविजंस तो फॉलो कर रहे हैं, फेडरल प्रोविजंस किससे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, ठीक है, 1935 से, लेकिन उसमें फेडरेशन जो है वो विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर है, दैट इज टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर, ठीक है, जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो सेंटर के अंदर लाई करती हैं, ये भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो दोनों का मतलब इसमें सेम निकलता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर कब माना जाएगा, जब जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कैनेडियन से लिया गया है। वैसे ही अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स भी क्या है, ये भी एक यूनिटरी फीचर था जो स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाता है, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है, कैनेडियन से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ से लिया गया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ऑस्ट्रेलियन से कहाँ क्या क्या कौन कौन से फीचर्स बोरो किए हैं, पहला है कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया है हमने, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस की इमरजेंसी लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगाने के जो वो थे अधिकार ये लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है दैट इज टेकन फ्रॉम जर्मनी, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, इससे कौन कौन से फीचर्स लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसमें जस्टिस 3 तरीके से होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल में आएंगे, उसमें मैं इनको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच से क्या क्या लिया गया है, रिपब्लिक वर्ड, कि हमारे देश एक रिपब्लिक होगा, दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था ना वो इन्हीं प्रिंसिपल्स, इन्हीं आइडियल्स के बेसिस पे उसमें मतलब वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ से क्या लिया है हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिया, ये प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं फ्रेंच से। नाउ नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से कौन कौन से फीचर्स लिए हैं, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर क्या होगा, ये साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, ये कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। और नॉमिनेशन कहाँ से होगा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा कहाँ से लिया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। जैपनीज से क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया था, ये इसी तरह से एसोसिएट करके याद करना है आपको, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रीएम्बल होता क्या है, प्रीएम्बल क्या होती है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है दैट एक्सप्लेन्स कॉन्स्टिट्यूशंस गाइडिंग वैल्यूज़ एंड रीजन्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, किस तरह की हमारी गाइडिंग वैल्यूज़ होंगी, उनको डिफाइन करता है प्रीएम्बल। हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, गवर्नेंस करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, वो सब आता है प्रीएम्बल में। जो प्रीएम्बल था ना वो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ था, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद ए प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो बताया था आपको जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो प्रीएम्बल के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर गाइडेड बाय, दे आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। इसको अमेंड किया गया है एक बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जिसमें 3 वर्ड्स इसने ऐड करे थे। इसको याद करने के लिए हम रखेंगे सिस याद, ठीक है। सिस
इंदिरा गांधी ने सिस को ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में, ठीक है। तो सिस का क्या मतलब है? सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर। अच्छा, जो प्रीएम्बल है उसके कंपोनेंट्स हैं क्या? प्रीएम्बल आपको याद होगा स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो बात करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी की। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? नेचर कैसा है? सोवरेन है, ठीक है। सोशलिस्ट है, मतलब सबके वेलफेयर के लिए काम करता है। ये सारी चीज़ें मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा, तो अभी बस देख लो। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ठीक है। रिपब्लिकन पॉलिटी है। और थर्ड कौन सा कंपोनेंट है प्रीएम्बल का? ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है वो? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और चौथी चीज़ इसमें क्या मेंशन है? डेट ऑफ अडॉप्शन। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या मेंशन है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो कई बार मतलब ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रीएम्बल के अंदर जो डेट ऑफ अडॉप्शन मेंशन है वो 26 नवंबर है, ना कि 26 जनवरी, ठीक है। अब जो इसमें कीवर्ड्स यूज हुए हैं इनको हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नीदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट है जो कि फ्री है टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। अपने किसी भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर कोई भी डिसीजन ये ऐसे एन इंडिपेंडेंट स्टेट ले सकता है, ठीक है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और ना ही हम किसी के अंडर में काम करते हैं, हम किसी के डोमिनियन नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसका मतलब होता है सोवरेन स्टेट, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब होता है वैसे तो इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है कि मतलब स्टेट जो होता है वो कंट्रोल करता है, वेलफेयर करता है हर किसी सेक्शन का, वहाँ पे हर किसी का अपना इक्वल अधिकार होता है, ठीक है। वो सोशलिस्ट पैटर्न होता है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वेलफेयर ऑफ ऑल। हम उस लाइन्स पे हम काम करते हैं। अब ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके अंदर इसको ऐड किया गया था। लेकिन ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फिर भी एक उसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। एंड इवन इन अवधि सेशन ऑफ 1955 कांग्रेस ने इसका एक रेजोल्यूशन भी पास किया था दैट वी आर ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी हमें एस्टेब्लिश करनी है जो फॉलो कर रही सोशलिस्ट पैटर्न्स को, ठीक है। अब इंडियन सोशलिज्म का नेचर क्या है? वी आर ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कैसे? इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? स्टेट सोशलिज्म, जहाँ पे स्टेट का कंट्रोल होता है हर किसी पे। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है वो अबॉलिश कर दी जाती है और स्टेट कंट्रोल करता है हर चीज़ को, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोशलिज्म का। सोशलिज्म मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल, हर किसी के वेलफेयर के लिए हमें इनिशिएटिव्स लेने हैं, पॉलिसीज़ बनानी है। ये कैसे पॉसिबल है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में? जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इट इज़ ए ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स बोथ, ठीक है। स्टेट जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी अलाउड नहीं होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या है? ब्लेंड है। जहाँ पे ज़रूरत है पब्लिक पार्टनरशिप की, पब्लिक सेक्टर्स की, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स को अलाउ किया गया है, और जहाँ पे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है वहाँ पे उनको भी अलाउ किया गया है। सो वी फॉलो मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड आइडियोलॉजिकली जो है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे इट इज़ ऑल्सो ए ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीजिज्म। मार्क्सिज्म क्या फॉलो करता है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, कि हर कोई चीज़ स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। और गांधीज्म क्या कहता है? ये कहता है वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जितने भी जो निचले तबके के लोग हैं खास तौर पे, उनका वेलफेयर के लिए हमें मेजर्स कुछ लेने चाहिए। तो इन दोनों का जो कंसेप्ट है सोशलिज्म का, उन दोनों का ब्लेंड है हमारा सोशलिज्म। हालांकि ये लीन करता है टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म। तो गांधीयन सोशलिज्म हमारी तरफ, हमारे यहाँ ज़्यादा फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड इसमें यूज हुआ है। इट वॉज ऑल्सो एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये कंसेप्ट क्या कहता है? हमारे यहाँ पे फॉलो होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, वेयर ऑल रिलीजन्स इन इंडिया हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। चाहे आप मेजॉरिटी हैं या फिर आप माइनॉरिटी हैं,
हर किसी रिलीजन की हम इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी रिलीजन का स्टेटस इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर गवर्नमेंट किसी को कोई हेल्प भी प्रोवाइड करती है तो उसमें भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी रिलीजन के बेसिस पे। तो सेक्युलर प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ पे फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक जो हमारे यहाँ पे है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या है? पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। ठीक है, जो सुप्रीम पावर है ना वो लोग ही अपने आप में उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, अब जो पॉपुलर सोवरेनिटी है, जो सुप्रीम पावर इज़ हेल्ड बाय द पीपल, इसको एक्सरसाइज कैसे करते हैं? दो तरीके हैं उसके, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? वेयर पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज सीन इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है। इसके मैकेनिज्म्स क्या हैं? मैकेनिज्म्स हैं रेफरेंडम, मतलब प्रपोज्ड लेजिस्लेशन रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर डायरेक्ट वोट्स। आपने कोई लॉ फ्रेम करना है तो उसको डायरेक्टली जो वोटर्स हैं, जो जनता है, जो पीपल हैं, उनका ओपिनियन जाना जाता है बाय रेफरेंडम। वो वोट करते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है। सेकंड है इनिशिएटिव। पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर। अगर लोगों को लगता है कि कोई लॉ बनना चाहिए किसी इशू के ऊपर, तो दे कैन डायरेक्टली प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर कि इसके ऊपर कानून बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉल। वोटर्स कैन रिमूव ए रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म इफ ड्यूटीज आर नॉट प्रॉपरली डिस्चार्ज। कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे एंजॉय नहीं करता है, जैसे हमारे यहाँ है कि आप 5 साल के लिए एक बार इलेक्ट हो गए तो हो गए। ठीक है, वहाँ पे क्या है? राइट टू रिकॉल है। आपको रिमूव भी किया जा सकता है अपनी पोस्ट से अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेबिसिट का कंसेप्ट। प्लेबिसिट मतलब ऑब्टेनिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफन यूज टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। कोई भी डिस्प्यूट या फिर कोई भी ओपिनियन, कोई भी लॉ अगर आपको बनाना है और आपको लगता है कि पब्लिक का ओपिनियन हमें जानना ज़रूरी है, तो वहाँ पे प्लेबिसिट यूज़ किया जाता है। प्लेबिसिट में भी लोगों के ओपिनियंस को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ख़ास तौर पे अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं तो वहाँ पब्लिक का ओपिनियन क्या है वो जानने के लिए प्लेबिसिट का यूज़ होता है। इसमें भी राइट टू मतलब पब्लिक वोट करती है। तो ये सब हैं मैकेनिज्म्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे क्या होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, जैसे कि इंडिया में है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इन रिप्रेजेंटेटिव्स को पब्लिक जो होती है वो इलेक्ट करती है बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, ये होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फॉर्म ए यूनियन वेयर सेपरेटिंग दैम डिफीट्स डेमोक्रेसी। ये तीनों जो हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों एक साथ में काम करते हैं। अगर इनको आप अलग से देखेंगे तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने देखा इसमें। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, या तो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो होता है रिपब्लिक। जैसे हमारे यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट क्या है? इलेक्टेड हेड है हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसका इलेक्शन होता है। बेशक वो इनडायरेक्टली होता है लेकिन फिर भी इलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई हेरिडिटरी हेड है। ठीक है, कोई भी चला आ रहा है, बस हमारा कोई अधिकार नहीं है उस पर। तो ये क्या होता है? हम रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका मतलब क्या है? जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है दैट इज़ वेस्टेड इन द पीपल नॉट इन ए किंग। ठीक है, जब हम हेड ऑफ द स्टेट को ही इलेक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज़ वेस्टेड इन द पीपल। सेकंड है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लासेस। इससे क्या है? हमारे यहाँ पे कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास का कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इवन द हाईएस्ट ऑफिस है ना हमारा, हेड ऑफ द स्टेट, उसका भी इलेक्शन पब्लिक करती है। ठीक है, क्या तो इससे क्या होता है? इट एंश्योर्स पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है वो क्लोज्ड नहीं है, हर किसी सिटीजन के लिए वो ओपन है। कोई भी उसमें कंटेस्ट कर सकता है, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो ये मतलब होता है रिपब्लिक का। नेक्स्ट होता है आपका जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या होता है?
जस्टिस का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट, फेयरनेस इन सोसाइटी। फेयरनेस कितनी है वो तय करता है जस्टिस। ये जस्टिस जो होता है वो 3 तरह का होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल लेवल पे जो सोसाइटी में सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, कोई एससीज हैं, कोई एसटीज हैं, वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, तो हर किसी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है क्या, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, तो ये होता है सोशल जस्टिस। वैसे ही इकोनॉमिक जस्टिस मतलब रिच एंड पुअर का कंसेप्ट। रिच एंड पुअर को फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है क्या, जो जिनके पास पैसा नहीं है, अगर कोई पुअर है, पॉवर्टी में रह रहा है, तो क्या उनको चांसेस मिल रहे हैं फेयरली कि वो उन्हें जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आती हैं, क्या वो उसके लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो लेवल पे फेयरनेस है दैट कम्स अंडर इकोनॉमिक जस्टिस। वैसे ही है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस में होता है आपका कि जो ऑल सिटीजन्स हैं दे शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब हर किसी को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्री में। तो ये होता है पॉलिटिकल जस्टिस, फेयरनेस के साथ। और ये जो आइडियल्स हैं जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स मतलब किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ पे, वो होती है लिबर्टी। वाइल प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। जो ह्यूमन का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वो अच्छे तरीके से कब होता है? जब उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स इज अबाउट लिबर्टी। ये सिक्योर करती है राइट्स को, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप फॉर ऑल सिटीजन्स। हर किसी को अपने हिसाब से सोचने, खुद को एक्सप्रेस करने और किसी भी तरह का बिलीफ सिस्टम रखने, किसी के लिए भी फेथ रखने, किसी भी रिलीजन में फेथ रखना और किसी भी तरीके से वर्शिप करने का अधिकार होता है हर सिटीजन्स को, ठीक है। ये लिबर्टीज़ दी गई हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी इज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर किसी को इक्वल ट्रीट करना, किसी के पास भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। अब इसमें जस्टिस क्या था? फेयरनेस के साथ ट्रीटमेंट करना। और इक्वालिटी क्या है? एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना ही इक्वालिटी होता है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है? इस सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हर किसी को भाईचारे के साथ रहना, ठीक है, ये होता है फ्रेटर्निटी। एंश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। ब्रदरहुड की सेंस बनाए रखना और ये साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना कि हर किसी इंडिविजुअल की एक अपनी डिग्निटी होती है, ठीक है, उसको वॉयलेट ना करना, ये होता है लिविंग विद फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एडवोकेट करता है। जो इंटीग्रिटी है, यहाँ पे जो इंटीग्रिटी यूज हुआ है, द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज ऑल्सो एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द प्रीएम्बल, ठीक है। तो ये सब थे इसके डेफिनेशन से, इसका मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो टर्म्स यूज हुई हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, जिसमें है प्रीएम्बल क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है जुडिशरी के सामने कई बार क्वेश्चन आया है कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या फिर उसके स्कोप से बाहर आता है। तो सबसे पहले एक केस आता है बेरुबारी यूनियन केस में, ठीक है, 1960 में ये होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट प्रीएम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट प्रीएम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसी को डिसीजन को फिर वो चेंज कर देता है केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 में आता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे प्रीएम्बल को वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लेता है। तो फर्स्ट टाइम जो प्रीएम्बल को पार्ट माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज अंडर केशवानंद भारती केस। और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में इसी डिसीजन को ये रीअफर्म करता है दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ जुडिशियल केसेस। अभी स्टेटस क्या है प्रीएम्बल का?
प्रियम्बल लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन इसको जो इनेक्ट किया गया था दैट वॉज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब पूरा बन गया था उसके बाद इसको फ्रेम किया गया था। ठीक है, तो इसका नेचर क्या है प्रियम्बल का हमारे का, इट इज़ नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, ना तो ये कोई पावर का सोर्स है और ना ही ये उसको प्रोहिबिट करता है लेजिस्लेचर को। सेकंड है द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, मतलब इट्स प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। इनको एनफोर्स करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये है नेचर ऑफ द प्रियम्बल। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल पे क्या बात है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? यस, द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट नो अमेंडमेंट शुड अल्टर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स का कंसेप्ट भी कब दिया था? केशवानंद भारती केस में दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर्स है ना उनको वायलेट नहीं किया जा सकता है। तो प्रियम्बल को आप बेशक अमेंड करिए लेकिन विदाउट वायलेटिंग द basic features of the constitution. The fundamental features of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under article 368. तो आर्टिकल 368 के अंदर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं तब भी जो उसके फंडामेंटल फीचर्स हैं, जो कि बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये है स्टेटस ऑफ अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। कभी इसको अमेंड किया गया है क्या? यस, हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन अमेंडेड वंस इन 1976 बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें इसने 3 वर्ड्स को ऐड किया था, जैसे मैंने बताया था आपको, सिस वॉज एडेड बाई इंदिरा गांधी इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो दिस वॉज चैप्टर ऑन प्रियम्बल। सो इससे आगे के चैप्टर्स हम करेंगे अगले वीडियोज़ में। उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।